हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा आज की जो वीडियो रहेगी क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 3 से रहेगी। तो चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। तो बेटा इस चैप्टर की जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस बेसिस पर हमने 118 एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया था। क्लियर है? तो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज पढ़ी, लो पढ़े, उसके बेसिस पे हमने 118 एलिमेंट को अरेंज कर दिया, यानी सिर्फ लिस्ट बना दी 118 एलिमेंट की। तो बेटा इस पीरियोडिक टेबल के अंदर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी छुपा हुआ है जिसको आज हम निकालेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट है क्या? तो एक बार देखते हैं वो इंटरेस्टिंग फैक्ट है क्या। तो बेटा वो इंटरेस्टिंग फैक्ट है क्या कि why the atomic size of neon is bigger than fluorine? क्यों नियोन का साइज फ्लोरीन से बड़ा है बट ऑक्सीजन का जो साइज है वो फ्लोरीन से बड़ा है? यानी नियोन का साइज फ्लोरीन से बड़ा है और ऑक्सीजन का साइज भी फ्लोरीन से बड़ा है। पॉइंट क्लियर? यहां पे जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम आते हैं तो एटम का साइज बढ़ जाता है, बढ़ना चाहिए, ये आपने पढ़ा है 10th क्लास में। बट गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा हो जाता है। क्लियर? और क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन सबसे छोटा एलिमेंट क्यों है साइज वाइज? बाय द साइज ऑफ सोडियम इज बिगर देन लिथियम, बाय द साइज ऑफ एल्यूमिनियम इज स्मॉलर देन मैग्नीशियम। यानी क्यों एटम का साइज लेफ्ट टू राइट, टॉप से बॉटम जा रहे हैं, कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज। इसे हम ट्रेंड बोलते हैं, प्रॉपर्टीज में ट्रेंड। तो मैंने जो बोला कि इंटरेस्टिंग फैक्ट उसमें हाइड है हमारी पीरियोडिक टेबल में, वो ट्रेंड्स हैं। तो कौन कौन से ट्रेंड्स पढ़ेंगे हम आज? फर्स्ट एटॉमिक साइज। क्यों लेफ्ट टू राइट? आपने पढ़ा 10th में कि व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट या अलोंग द पीरियड साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस, है ना? यहां तक आपने पढ़ा। 11th में क्या पढ़ेंगे कि ये तो ठीक है, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज, क्यों हो रहा है डिक्रीज, क्या क्या रीजन है? वर्ड्स यूज करेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, है ना, चार्ज ऑन प्रोटॉन, ये सारे वर्ड हम पढ़ेंगे इसमें डिटेल में। अच्छा, व्हाई द साइज ऑफ नोबल गैस आर बिगर देन हेलोजन? बट अभी तो बोला कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं साइज डिक्रीज, तो नियोन का साइज तो अपने पीरियड के अंदर छोटा होना चाहिए था, बट नियोन का साइज तो फ्लोरीन से बड़ा हो गया, है ना? तो ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं? तो यही चेंजेस हम पढ़ेंगे। तो बेटा ये जो ट्रेंड्स हैं उन्हें हमें अंडरस्टैंड करना है, उन्हें हमें मेमोराइज नहीं करना। अपनी डिफिकल्टीज को बढ़ाओ मत, मेमोराइजेशन पर ध्यान नहीं करो कि नहीं हो रहा है, समझ आ रहा है तो उसको रट्टा मार लेता हूं। नहीं बेटा, अगर नहीं लर्न हो रहा है उसको फिर से समझो, यानी अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करोगे तो आपको केमिस्ट्री में हर टॉपिक इंटरेस्टिंग लगेगा। हर सब्जेक्ट बेटा इंटरेस्टिंग होता है, वो हमारी चॉइस है कि हम उसको किस वे में देख रहे हैं, हम उसको किस वे में पढ़ना, हमारा पढ़ने का तरीका क्या है, समझने का तरीका क्या है। पॉइंट क्लियर है? तो क्या करेंगे देखो, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ध्यान दो, सपोज हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इसके लिए हम टर्म क्या यूज करेंगे? ये पीरियड्स में हम मूव करें, इनको पीरियड्स बोलते हैं। 7 पीरियड्स होते हैं हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो हम वर्ड यूज करेंगे अलोंग द पीरियड। तो ये बार बार नहीं बताऊंगी मैं, ये अलोंग द पीरियड का मतलब क्या रहेगा? व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। क्लियर है? अच्छा, हम बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम की बात कर रहे हैं, यानी ग्रुप 13 स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, तो हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, तो हम बोलेंगे अलोंग द ग्रुप, अलोंग द ग्रुप, यानी हम कहां मूव कर रहे हैं? अलोंग द ग्रुप मूव कर रहे हैं। तो जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे लाइक एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, जो भी पढ़ेंगे वो इस तरीके से पढ़ेंगे कि अलोंग द पीरियड में क्या चेंज आएगा, अलोंग द ग्रुप में क्या चेंज आएगा, लेफ्ट टू राइट क्या चेंज रहेगा, टॉप से बॉटम क्या चेंज रहेगा, एक्सेप्शन क्या है। तो जब ये खत्म हो जाएगी इसका थ्योरेटिकल पार्ट, फिर हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे जिसमें एक्सेप्शन भरे पड़े हैं क्वेश्चंस। पॉइंट क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं।
तो बेटा फर्स्ट हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी रहेगी एटॉमिक साइज। बेटा एटॉमिक साइज अगर समझ आ गया ना तो आगे से में हमें ना क्या करना है, एक एक दो दो लाइन एक्सटेंड करनी है, बहुत इजी रह जाएगा। तो सबसे पहले एटॉमिक साइज को ध्यान से पढ़ेंगे। एटम का साइज, तो पहले एटम बना लेते हैं। एटम क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन, न्यूट्रल, N फॉर न्यूट्रॉन, N फॉर न्यूट्रल, P फॉर प्रोटॉन, P पॉजिटिव, यानी प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, ये हमारा न्यूक्लियस है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद यहाँ पे होते हैं शेल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन बना दिए। आपको पता है फर्स्ट शेल अगर फुली फिल्ड है तो उसकी ड्यू प्लेट कंप्लीट करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन बनाओगे। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सेकंड शेल मैंने बना दी। क्लियर? तो यहाँ पे सपोज हमारा 1 इलेक्ट्रॉन और ये एटम बन गया लिथियम। लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलो अब हमने क्या किया, न्यूक्लियस के सेंटर से लास्ट ऑक्यूपाइड शेल, न्यूक्लियस के सेंटर से हम क्या करेंगे, लास्ट ऑक्यूपाइड शेल तक का डिस्टेंस निकालेंगे, यहां तक का। यानी एटॉमिक साइज कहां से, इट इज द डिस्टेंस, बट एक डिस्टेंस है ये, फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेंटर से टू द लास्ट या आउटर मोस्ट, जिसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं, वैलेंस शेल, लास्ट ऑक्यूपाइड शेल तक के डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, एटॉमिक साइज। भाई एटॉमिक रेडियस, आप सर्कल बनाते हो, आपको बोला कि 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाओ, तो ये मैंने सर्कल जैसा बनाया, बट एटम हमारा स्फेरिकल होता है, 3D, सर्कल 2D होता है ना। तो आप क्या करोगे, रेडियस के अकॉर्डिंग उसका साइज बनाओगे ना। तो दिस इज एटॉमिक रेडियस, और उसी से जितना ज्यादा एटॉमिक रेडियस होगा उतना ज्यादा एटम का साइज होगा। तो द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेंटर टू द आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, जिसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके लास्ट ऑक्यूपाइड शेल तक के डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस बोलेंगे या एटॉमिक साइज बोलेंगे। क्लियर है? टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस या रेडियाई कौन कौन से हैं? कोवेलेंट रेडियस, अब कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनती है ना, वो चैप्टर हम 4 में पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम कोवेलेंट रेडियस पढ़ेंगे। चलो वेंडर वॉल रेडियस, ये वेंडर वॉल क्या होता है, मेटेलिक रेडियस, तो तीनों रेडियस पढ़ेंगे और उनका कंपैरिजन करेंगे। क्लियर है? चलो तो करते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कोवेलेंट रेडियस। अब हमारे पास है हाइड्रोजन, ध्यान देना बेटा, हाइड्रोजन और न्यूक्लियस, बिल्कुल मैं सेंटर में छोटा सा न्यूक्लियस बना रही हूं, ये न्यूक्लियस है और हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर? ये दूसरा एटम बनाया हाइड्रोजन का, ये इसका सेंटर न्यूक्लियस और ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों अनस्टेबल है। नेचर में हाइड्रोजन H की फॉर्म में होता ही नहीं है, वो H2 की फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है, या हाइड्राइड्स या किसी और कंपाउंड में किसी और एटम के साथ बॉन्ड बना रखी है। तो हाइड्रोजन को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना, हीलियम कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना है, तो क्या करेगा, या तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ये वाला गेन कर ले। क्लियर है? या क्या करे, दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इलेक्ट्रॉन शेयर करें और दोनों अपनी ड्यू प्लेट कंप्लीट करें, दोनों हीलियम कॉन्फ़िगरेशन अटेन करें एंड बिकम स्टेबल। तो दोनों शेयरिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन शेयर होगा कैसे? बेटा आपने पढ़ा चैप्टर 2 में कि शेल्स होते हैं, शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं और सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन्स आर रिसाइडिंग इन एन ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होते हैं, कहां प्रेजेंट है, ऑर्बिटल्स में। अब ऑर्बिटल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप, लाइक एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप, पी ऑर्बिटल डबल, ये पढ़ चुके आप चैप्टर 2 के अंदर। यानी इलेक्ट्रॉन्स आर फाइनली रिसाइडिंग इन एन ऑर्बिटल। अब एक एटम ये है, एक एटम ये है, दोनों को इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं और इलेक्ट्रॉन कोई डॉट नहीं है, इट इज इन फॉर्म ऑफ क्लाउड। तो कैसे शेयर होगा, जब ये ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे ऐसे, तो इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर हो जाएगा और दोनों के बीच में अट्रैक्शन डेवलप होगी एंड दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? तो अब दोनों का एटम का क्या होगा, जो ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करेगा, ये दोनों के ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, न्यूक्लियस उनके हैं यहां पे। क्लियर? एंड दिस इज कॉल्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई है।
अब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है इसे हम क्या बोलेंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या मतलब है इंटर न्यूक्लियर? इंटर मतलब डिफरेंट, दो अलग अलग, न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियस, डिस्टेंस, दो अलग अलग न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, इसे हम क्या नाम देंगे, इसे हम नाम देंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इसे हमने डी बोल दिया। क्लियर है? तो व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस? कोवेलेंट रेडियस कैसे निकालेंगे? कोवेलेंट रेडियस इज d/2। क्लियर है? कोवेलेंट बॉन्ड समझ आई? कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनती है तो 10th में पढ़ा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है। बट ये नहीं पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है, आपने पढ़ा शेल में, बट आप पढ़ चुके हो चैप्टर 2 11th क्लास में कि इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होते हैं, शेल के अंदर सब शेल्स है, सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन फाइनली कहां प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल से प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनेगी तो एटम के ऑर्बिटल एक दूसरे में पेनिट्रेट करेंगे, पास पास आ जाएंगे, और उनका जो चार्ज क्लाउड है वो एक दूसरे के साथ शेयर होगा। उनके बीच में जो अट्रैक्शन डेवलप होगी उस अट्रैक्शन को हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। क्लियर? तो रेडियस क्या रहेगा? कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस इज हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। क्लियर? तो ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बताया मैंने, दोनों एटम जब ओवरलैप कर चुके हैं उसके बाद इनके दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है और उसको हाफ कर देना है, उसे हम क्या बोल देंगे? कोवेलेंट रेडियस बोल देंगे। पॉइंट क्लियर? अभी कंपैरिजन करेंगे आगे तीनों रेडियस में, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है कि यहाँ पे एटम्स ने एक दूसरे के, जो एटम के ऑर्बिटल हैं वो एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, तो ये पास पास आ जाते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे वेंडरवॉल रेडियस। अब वेंडरवॉल रेडियस क्या होता है? तो पहले कोवेलेंट रेडियस बनाएंगे। देखो कोवेलेंट रेडियस बनाया मैंने यहाँ पे, कैसे बनाया? ये दो एटम लिए हाइड्रोजन के और ये बन गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। क्लियर? तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस था, उसको हाफ कर दिया तो कोवेलेंट रेडियस आया। अब ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होंगे बीकर के अंदर, क्लोज कंटेनर के अंदर, बोतल के अंदर, है ना? तो ये दूसरा हाइड्रोजन ले लिया, क्लियर, H2 मॉलिक्यूल ले लिया, ये यहां से लेके यहां तक का इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो गया। अब मॉलिक्यूल आपने पढ़ा अपनी जूनियर क्लासेस में कि जो मैटर्स होते, मैटर सॉलिड लिक्विड गैस, उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। पॉइंट क्लियर? तो उनके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? वेंडरवॉल फोर्स होती है। वेंडरवॉल फोर्स, वेंडरवॉल साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे वेंडरवॉल फोर्स रखा गया है। क्लियर? तो वेंडरवॉल फोर्स क्या है? द वीक अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स, बिटवीन पार्टिकल्स। तो ये हाइड्रोजन गैस एक कंटेनर में भरी हुई है, तो जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन गैस के, उनके बीच में जो वीक अट्रैक्टिव फोर्स है, उस वीक अट्रैक्टिव फोर्स को हमने नाम दिया है वेंडरवॉल फोर्स। क्लियर? तो अब क्या करना है? देखो यहां से ये वाला एटम और यहां से ये वाला एटम, इन दोनों के बीच का इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस निकालना है। दो मॉलिक्यूल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। क्लियर है? उसको हाफ कर देना है। सपोज ये है 360 पिकोमीटर। क्लियर? तो जब दो नेबरिंग एटम, जो कि दो मॉलिक्यूल है, उनके जो पास वाले एटम हैं, उन दोनों के बीच का सेंटर से, दोनों के सेंटर से हम डिस्टेंस निकालेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, और उसको कर देंगे हाफ, तो हमारा क्या आ जाएगा? वेंडरवॉल रेडियस। क्या आएगा? वेंडरवॉल रेडियस। डेफिनेशन पढ़ो, 1/2, ये हाफ कर दिया, द डिस्टेंस बिटवीन, किसका डिस्टेंस? बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ, ये दो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड, मतलब ये थोड़ा बॉन्ड बना रखे हैं, बॉन्ड तो यहां पे थी ना कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड थी। क्लियर?
यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉल्वमेंट हुई है, शेयरिंग हुई इलेक्ट्रॉन की। वेंडरवॉल फोर्स सिंपल वीक अट्रैक्टिव फोर्स है, जिसकी वजह से वो क्लोज कंटेनर में एग्जिस्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूल। क्लियर? यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं हुआ, तो इसलिए वीक बॉन्ड है। और कोवलेंट बॉन्ड में एटम एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट करते हैं। पॉइंट क्लियर? तो क्या लिखा है? नॉन बॉन्डेड, ये नॉन बॉन्डेड, इन दोनों के पीछे कोई बॉन्ड नहीं है। आइसोलेटेड, अलग अलग है। और टू आइडेंटिकल एटम बिलोंगिंग टू टू नेबरिंग मॉलिक्यूल, जैसे मैंने बताया ये दो मॉलिक्यूल है नेबरिंग मॉलिक्यूल, और इनके एटम्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसे हम वेंडरवॉल फोर्स बोलते हैं। और वेंडरवॉल फोर्स के बेसिस पर हम वेंडरवॉल रेडियस निकालेंगे। तो हमने यहां से इस एटम के सेंटर से इस एटम के सेंटर तक का डिस्टेंस निकाला, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बोलेंगे, उसको कर देंगे हाफ। तो हाफ करने के बाद ये 180 पिकोमीटर बन गया, एंड इट इज वेंडरवॉल रेडियस। इसी को हम क्या बोलेंगे? वेंडरवॉल रेडियस बोलेंगे। अब सोचने वाली बात है कि हमने दो रेडियस पढ़ लिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर ही। एक तो जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन ओवरलैप करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना रहा है, तो वहां पर जो रेडियस आया वहां पे कोवेलेंट रेडियस आया। अच्छा, अब जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वीक कंटेनर के अंदर, मान लो वो 1 मोल हाइड्रोजन गैस है, तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर, तो उनके बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन होगी जिसकी वजह से वो एक कंटेनर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। उस वीक अट्रैक्शन को हमने नाम दिया वेंडरवॉल फोर्स। तो वेंडरवॉल फोर्स वीक है, तो वीक की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर है, बट कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से एटम एक दूसरे के पास पास आए। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आउट ऑफ कोवेलेंट रेडियस और वेंडरवॉल रेडियस विच हैज हायर मैग्नीट्यूड, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? सोच पा रहे हो? जो कोवेलेंट है उसमें एटम एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, उनके ऑर्बिटल पेनिट्रेट करते हैं, तो पास पास होते हैं। वेंडरवॉल जो फोर्स है या वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक अट्रैक्शन है, तो वीक की वजह से वो दूर दूर रहेंगे, तो उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज लार्ज एज कंपैरिजन टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। क्लियर? तो कौन सा रेडियस ज्यादा होगा? वेंडरवॉल रेडियस ज्यादा होगा। तो यहां से क्लियर हुआ कि वेंडरवॉल रेडियस, जो वेंडरवॉल रेडियस है, इसका मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस जो है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड से अगर एटम जुड़ के मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो पास पास रहेंगे, तो उनका एटॉमिक साइज क्या होगा? छोटा होगा। जिसका रेडियस बड़ा उसका साइज भी बड़ा। पॉइंट क्लियर? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। कंपैरिजन ऑफ कोवेलेंट एंड वेंडरवॉल रेडियस अभी बताया आपको, देख लो। सिंस द वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीक, वीक होती है, अभी बताया आपको, इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ये सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल और एटम। Therefore, the internuclear distance in case of atom held by van der Waals force is larger than those between covalently bonded atom. तो कोवेलेंट बॉन्ड में याद रखोगे शेयरिंग से बनती है कोवेलेंट बॉन्ड। एटम के ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप मतलब पेनिट्रेट करते हैं, तो एटम पास पास आ जाएंगे। तो इन दोनों के न्यूक्लियस के सेंटर से जब डिस्टेंस निकालेंगे इज लेस एज कंपैरिजन टू वेन डर वाल रेडियस। क्लियर? तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला? वेन डर वाल रेडियस आर ऑलवेज लॉन्गर देन कोवेलेंट रेडियस। आई होप इन दोनों में आपको जो डिफरेंस था, जो कंपैरिजन था, वो क्लियर हो गया होगा। थर्ड एटॉमिक रेडियस मेटेलिक रेडियस, ना से पता चल रहा है मेटल्स में होगा। अब इसको पढ़ने से पहले ना आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको मेटल का एक्चुअल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है। मान लो सोडियम, तो मेरे पास सोडियम का पीस है बेटा, ऐसे बहुत सारे सोडियम के एटम्स होंगे। अब कुछ हमारे जो मेटल्स हैं वो हाईली रिएक्टिव हैं, कुछ मॉडरेट है, कुछ लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ पे चूज किया सोडियम, है ना। अच्छा, आपने पढ़ा मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो 10th में तो इतना भी पढ़ा था, मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से गुड कंडक्टर है वो। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से है? तो ये था सोडियम।
सोडियम एटॉमिक नंबर 11, शेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन क्या 281, 11 इलेक्ट्रॉन थे। तो सोडियम जो है इसके पास दो ऑप्शन है अपने आप को स्टेबल करने के, या तो इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके सेकेंड शेल को पूरा करे, या 7 मोर इलेक्ट्रॉन गेन करके थर्ड शेल को कंप्लीट करे। विच वन इज इजियर फॉर सोडियम टू बिकम स्टेबल? टू लूज दिस वन इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को लूज करना ही इसके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। पॉइंट क्लियर? तब ये क्या करेगा, देखते हैं क्या करेगा। तो सोडियम का ये एटम था, ये सेंटर में न्यूक्लियस, और ये फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये सेकेंड शेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। अब पूरा क्रिस्टल लैटिस है, पूरी एक अरेंजमेंट है, एक सिस्टमेटिक ढंग से एटम जुड़े हुए हैं, अरेंज है एक लैटिस के अंदर। तो ये सोडियम ड्यू टू इट्स लो आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इसका थर्ड शेल का, उसको लूज कर देता है। वो बाहर नहीं निकलता लैटिस के, इस लैटिस के बाहर नहीं निकलेगा, इसी में रहेगा। तो यहाँ पे सोडियम के ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव, यानी सोडियम के 10 बन जाएगा। ऐसे सारे सोडियम इस पॉजिटिव चार्ज कर्नल में बदल जाएंगे। क्या बोलेंगे इसको? कर्नल। और इलेक्ट्रॉन सब लूज कर रहे हैं बट वो है इसी के अंदर, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? मूव करेंगे। क्लियर है? यानी यहाँ पे सी बन जाएगा एक, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारा मेटल क्या रहता है? गुड कंडक्टर रहता है इलेक्ट्रिसिटी का, हीट का। क्लियर है? तो मूवमेंट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। क्लियर? आई थिंक ये कर्नल समझ आ गया भाई। अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, तो दीज कर्नल आर केटायन ओनली, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस लैटिस रिमेन सेम। तो ये जो पॉजिटिव सोडियम बना, इसी के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं बट इन फ्री मैनर, दे आर फ्री नाउ। इन मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो जैसे वो फ्री है, इधर उधर घूम रहे हैं, तो ये पॉजिटिव जो कैटायन बना, इसी को नाम दिया कर्नल। तो व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मेटल? कर्नल्स इन द सी ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी मेटल्स के अंदर कर्नल्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पॉइंट क्लियर? तो व्हाट इज मेटेलिक रेडियस? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन, and the positive kernel is called metallic bond। यहां पे ये पॉजिटिव कर्नल इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव कर्नल इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है? तो इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगी उसको मेटेलिक बॉन्ड बोलेंगे। तो तीनों को कंपेयर करो भाई। कोवेलेंट में हमारे एटम के ऑर्बिटल एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, ओवरलैप करते हैं। क्लियर? जो वेंडरवॉल फोर्स है वो वीक फोर्स है, वो दो नॉन बॉन्डेड एटम के बीच में रहेगी, यानी यहाँ पे कोई भी बॉन्ड किस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉल्वमेंट से बॉन्ड नहीं बनती, सिंपल अट्रैक्शन से बनती है। तो सबसे बड़ा जो रेडियस रहेगा, साइज रहेगा, वो वेंडरवॉल रेडियस का रहेगा, और सबसे छोटा किसका रहेगा? कोवेलेंट, क्योंकि वो पास पास आ जाते हैं और पेनिट्रेट करते हैं, देन कोवेलेंट बॉन्ड विल फॉर्म। और इंटरमीडिएट कौन रहेगा? मेटेलिक रेडियस। तो कंपैरिजन देखो, वेंडरवॉल रेडियस जो है वो सबसे बड़ा होता है, उसके बाद मेटेलिक रेडियस, एंड सबसे छोटा क्या रहेगा? कोवेलेंट रेडियस। तो अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया तो एटॉमिक रेडियस पर, तो सिर्फ ये आ सकता है, इनकी डेफिनेशन आ सकती है, ये कंपैरिजन आ सकता है। क्लियर है? आगे चले। अगर मेटेलिक रेडियस की डेफिनेशन की बात करें तो बेटा डेफिनेशन वही रहेगी। अब दो जिनके बीच में मेटेलिक बॉन्ड बनी है, एक एटम के यानी एक कर्नल के सेंटर से दूसरे कर्नल के सेंटर तक का डिस्टेंस निकालेंगे। अब न्यूक्लियस से निकाल रहे तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उसका हाफ कर देंगे तो मेटेलिक रेडियस, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेटल्स इन द मेटेलिक लैटिस। तो मेटल के प्लेस पे हम कर्नल्स भी लिख सकते थे। आई होप एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन, इनका कंपैरिजन आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट करते हैं। अब बढ़ेंगे ट्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। अब ट्रेंड्स क्या होते हैं, चलो देखते हैं। मान लो हमारे पास है लिथियम सोडियम, ये लिथियम सोडियम नहीं बेटा, को हम ग्रुप वाइज करेंगे अभी पहले।
या अलोंग द पीरियड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिया लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियॉन नहीं लेंगे अभी, नियॉन को कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर? वो देखेंगे क्यों भाई। जो ग्रुप 18 मेंबर हैं जिनको हम नोबल गैसेस बोल रहे हैं, जिनको इनर्ट गैसेस बोलते हैं, उनको ट्रेंड्स में बिल्कुल सेपरेटली पढ़ेंगे। उनका जनरल ट्रेंड नहीं पढ़ेंगे, उनको अलग से पढ़ेंगे, वो एक्सेप्शन में आएंगे, ध्यान रखना। तो मैंने ये सेकेंड पीरियड चूज किया। यहाँ पे कौन सा पीरियड चूज किया? सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट में तो दो ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो सेकेंड चूज किया। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हो गया नोबल गैस, उसको अलग से पढ़ेंगे, इसलिए मैंने सर्कल कर दिया। तो देखो हो क्या रहा है बेटा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। यहाँ पे कितने हैं? 5, 6, 7, 8 और 9। ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स की बात की। सेम प्रोटॉन, क्योंकि न्यूट्रल है तो इसमें 3 प्रोटॉन होंगे, इसमें 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर है? जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं लॉन्ग द पीरियड, तो जैसे जैसे हम लिथियम टू फ्लोरीन जा रहे हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट की फॉर्म में चैप्टर पढ़ोगे बहुत इजी लगेगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट और अलोंग द पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल, सबसे पहला चेंज आपने क्या ऑब्जर्व किया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एंड प्रोटॉन्स आर इंक्रीजिंग, है ना? एक रेगुलर इंटरवल पे वो इंक्रीज कर रहे हैं बाय +1, है ना? ये 3 से 4 हो गया, ये 3 से 4 हो गया, यानी जैसे जैसे हम लिथियम से फ्लोरीन गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा, क्या शेल भी इंक्रीज कर रही है? इसकी शेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन करते हैं लिथियम की, तो क्या होगा? 2,1, यानी सेकेंड शेल में इसका थर्ड इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करो, 2,2, इसको करो 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7। ये क्या शो कर रहा है? थर्ड पॉइंट हमने यहां से देखा कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो शेल तो बढ़ नहीं रही, सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। देखो, इसका फर्स्ट जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि सेकंड शेल में है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, वो भी सेकंड शेल में बढ़ा, ये भी सेकंड शेल में बढ़ा, ये सारे सेकंड शेल में बढ़े, नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम। फर्स्ट पॉइंट क्या है? व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन से बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन से बढ़ रहे हैं, बट नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ध्यान देना है आपको। क्लियर है? अब ध्यान से समझो। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन। क्लियर? लिथियम के इलेक्ट्रॉन, यहां पे लिथियम का एटम बना रही हूं, सेंटर में न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन। ये एटम है मेरा लिथियम। क्लियर? चलो नेक्स्ट एटम बनाया हमने, कार्बन बना लेते हैं। तो ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, ये सेकेंड शेल जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये बनाया कार्बन, ये हमारा कार्बन है। क्लियर है? अच्छा, थर्ड एटम ऑक्सीजन बना लेते हैं। ये सेंटर में न्यूक्लियस, ये इसकी शेल। क्लियर? चलो, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो सेकेंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये हो गया हमारा ऑक्सीजन एटम। अब ट्रेंड देखना है, क्या हुआ भाई जब हम लेफ्ट टू राइट गए? लेफ्ट टू राइट सबसे पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इंक्रीजेस, बढ़ गए, इसमें कोई डाउट नहीं हो गया आई थिंक। अच्छा, सेकेंड, नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, नंबर ऑफ शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं बिल्कुल सेम। क्लियर? अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं बेटा डेली लाइफ से रिलेटेड। एटॉमिक साइज में ही थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, अगर ये समझ आ गया तो आगे के जो ट्रेंड है वो बहुत जल्दी हो जाएंगे। ध्यान से सुनो। अब आप स्कूल में, अब 8 स्टूडेंट आपकी क्लास में हैं और असेंबली हो रही है। अब एक जो स्टूडेंट है वो टाई नहीं वेयर करके आया। अब टीचर ने बोला, टीचर खड़ी होगी सेंटर में, सेंटर में यानी न्यूक्लियस, टीचर है न्यूक्लियस, ध्यान रखना है यहाँ पे। और टीचर ने बोला कि ना मेरे सराउंड, मतलब अराउंड एक सर्कल बना लो, और सारे स्टूडेंट ना
उसमें खड़े हो जाओ। तो यहां पर खड़े हो गए, मान लो ये स्टूडेंट यहां पर, और एक स्टूडेंट इसमें फॉल्टी है, ये वाला स्टूडेंट है फॉल्टी, जो कंप्लीट यूनिफॉर्म में नहीं आया। क्लियर? चलो, एक केस तो ये था, ये 7 स्टूडेंट थे, इन्होंने सर्कल बना लिया टीचर के साथ, ये टीचर है हमारे यहाँ पे। अब दूसरा केस है, यहां पे खड़ी है टीचर, और टीचर ने बोला कि एक स्ट्रेट रो बना लो और 7 स्टूडेंट खड़े हो जाओ, 7 के 7। पॉइंट क्लियर? अच्छा, एक पॉइंट ध्यान रखना कि वो सारे स्टूडेंट ना सिमिलर हाइट के हैं, उनका साइज वगैरह बिल्कुल सेम है। तो ये हमारा हो गया टीचर यानी न्यूक्लियस। अब टीचर ने बोला सारे एक लाइन बना के खड़े हो जाओ, तो इलेक्ट्रॉन कैसे खड़े हो गए? ऐसे खड़े हो गए। क्लियर? ये 7 इलेक्ट्रॉन यहां खड़े हो गए, और ये बच्चा था यहां पे फॉल्ट। अब सोचने वाली बात ये है कि जिस पावर से ये टीचर इस बच्चे को ऑब्जर्व कर पा रही है, उसी पावर से इसको ऑब्जर्व कर पा रही है। टीचर फिक्स्ड है वहां पे, जैसे न्यूक्लियस अपनी जगह पे फिक्स्ड होता है ना, टीचर मूव नहीं कर रहा, टीचर वहां पे बिल्कुल स्टेशनरी पोजीशन में खड़ा है, रेस्ट पे खड़ा है। उसी पावर से इस बच्चे को ऑब्जर्व कर पा रही है, उसी पावर से इस बच्चे को ऑब्जर्व कर पा रही है, और सेम पावर से इस बच्चे को भी ऑब्जर्व कर पा रही है। यानी ये जो 7 में 6 बच्चे हैं, ये 6 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से शील्ड नहीं कर पा रहे। क्या वर्ड यूज किया? शील्ड। शील्ड मतलब प्रोटेक्ट। इन वर्ड के मीनिंग समझते जाओ। दोबारा सुनो, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से, यानी न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन्स ना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होती है? अट्रैक्शन। तो जिस पावर से ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, उसी पावर से इसको अट्रैक्ट करेंगे, उसी पावर से इसको अट्रैक्ट करेंगे, और सेम पावर से इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। यानी ये एक दूसरे को शील्ड नहीं कर पा रहे, यहां पर प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, स्क्रीन ही नहीं कर पा रहे फ्रॉम द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। बट यहां पे क्या हो रहा है? अब टीचर बिल्कुल फिक्स्ड अपनी जगह पर ऐसे रो बना दी बच्चों की। अब ये जो फॉल्टी स्टूडेंट था, सबकी हाइट सेम है, तो क्या टीचर उसको ऑब्जर्व कर पाएगी कि वो टाई पहन के नहीं आया, वो टाई वियर करके नहीं आया, कंप्लीट स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं आया? क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि जो 3 इलेक्ट्रॉन है, ये जो 3 बच्चे हैं, जो शेल, या ये शेल से रिलेट करो कि फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, है ना, ये 4th शेल, ये 5th, ये 6th, इस तरीके से। तो क्या ये वाला जो बच्चा था जो कंप्लीट यूनिफॉर्म में नहीं आया था, ये 3 जो बच्चे हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन इसको शील्ड कर रहे हैं। किससे? फ्रॉम द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स से बचा पा रहे हैं। क्लियर? यानी इस इलेक्ट्रॉन पर कंपैरेटिवली अट्रैक्शन क्या होगी भाई? इसमें सबसे ज्यादा, क्योंकि ये बिल्कुल पास है न्यूक्लियस के। अब ये इसको थोड़ा, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट वाला क्या करेगा? शील्ड करेगा, तो इस पे लेस अट्रैक्शन रहेगी। अब ये दोनों थर्ड को शील्ड करेंगे, तो थर्ड वाले पे लेस अट्रैक्शन रहेगी। फोर्थ वाले पे कंपैरेटिवली, अब ये तीनों शील्ड करेंगे फोर्थ को, तो इसमें भी अट्रैक्शन क्या होगी? कम होगी, जिसको हम शील्डिंग इफेक्ट बोल रहे हैं। यानी जो अंदर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन है, इनर शेल इलेक्ट्रॉन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स से शील्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इसी को शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर? जो कि यहां नहीं कर पा रहे हैं। तो आई होप ये 2 केस अलग अलग से समझ आ गए होंगे। इसका क्या मतलब है? ये क्यों समझाया मैंने केस? क्योंकि हम मूव करें अलोंग द पीरियड, और अलोंग द पीरियड ये वाला केस चलेगा, अलोंग द ग्रुप में ये वाला केस चलेगा। जब हम अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, प्रोटॉन यहां पे बढ़ते जा रहे हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज ये फील करेगा, सेम पॉजिटिव चार्ज ये फील करेगा, उसे बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करता है भाई। अगर 8 है और 9 है, एक में 8 प्रोटॉन, एक में 9, तो प्रोटॉन कितने ज्यादा है? 9, तो उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, द नेट पॉजिटिव चार्ज फील बाय दिस इलेक्ट्रॉन या फेल्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन, कि एक्चुअल में ये न्यूक्लियस से कितना पॉजिटिव चार्ज फील कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव।
क्लियर? तो दोबारा देखते हैं, लेफ्ट टू राइट गए, अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ऐड इन सेम शेल and electrons in same shell does not shield each other from the attractive force of nucleus. ये पॉइंट इंट्रोड्यूस करोगे इसमें, कैसे पॉइंट लाइन रखोगे? लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, यानी जब हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ऐड इन सेम शेल एंड इलेक्ट्रॉन्स इन सेम शेल डज नॉट शील्ड ईच अदर फ्रॉम द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। एक दूसरे को बचा नहीं पा रहे, तो क्या बढ़ जाएगा? अट्रैक्शन बढ़ेगी ना, जिस न्यूक्लियस जिस फोर्सेस को अट्रैक्ट करेगा सेम फोर्सेस को अट्रैक्ट करेगा। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, और ये अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज। पॉइंट क्लियर है? तो इसी वजह से एटम का साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो जाता है। दोबारा कैप करते हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लिथियम टू फ्लोरीन, क्या क्या चेंजेस आएंगे? लिथियम से फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन जो है सेम पीरियड में सेम शेल में ऐड होते हैं, और सेम शेल में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को शील्ड नहीं करते। किससे नहीं शील्ड करते? फ्रॉम द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, जिसकी वजह से हर इलेक्ट्रॉन पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटम का साइज कम हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा फील करेंगे, एटम का साइज डिक्रीजेस, हेंस एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। पॉइंट क्लियर? चलो अब क्या करेंगे, अब तुम्हें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना सिखा रही हूं। क्लियर कि कैसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालें। 3 एटम हमने चूज करे, इन्हीं में से निकालेंगे। चलो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्टिव से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज Z माइनस, जिसको Z बोलते हैं आजकल, तो Z माइनस S, व्हाट इज Z? एटॉमिक नंबर, व्हाट इज S? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन। चलो एटॉमिक नंबर क्या है लिथियम का? 3। क्लियर? अच्छा माइनस कितने इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं? इस आउटर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि इसे ये तो साइज को डिसाइड करेगा एटम के। तो इस आउटर इलेक्ट्रॉन को शील्ड न्यूक्लियस से बचाने वाली सिर्फ अंदर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो +1, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से यानी न्यूक्लियस से +1 पॉजिटिव चार्ज फील कर रहा है। ध्यान से सुनना है इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ये वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ओनली +1 पॉजिटिव चार्ज फील कर रहा है। क्लियर है? अच्छा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, कार्बन एटम की बात करें, बट ये इलेक्ट्रॉन तो सेम है ना, यहाँ पे इसी इलेक्ट्रॉन को उठाया, ये वाला सेम इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ये 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए जो यहाँ पर नहीं थे। हम इसी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे यहाँ पर कि ये एक्चुअल में न्यूक्लियस से कितना पॉजिटिव चार्ज फील कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? Z माइनस S। इसका एटॉमिक नंबर कितना था? 6। तो प्रोटॉन बढ़े, यहाँ पे सिर्फ 3 प्रोटॉन थे लिथियम में, यहां प्रोटॉन है 6। तो अब इन 6 प्रोटॉन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो थर्ड इलेक्ट्रॉन था, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन कितना पॉजिटिव चार्ज फील करेगा। चलो इसको कौन बचा रहा है? ये प्रोटेक्ट नहीं कर रहा न्यूक्लियस से, क्योंकि साइड में बैठा है, तो ये नहीं शील्ड कर रहा, ये शील्ड नहीं कर रहा, तो कौन शील्ड कर रहा है? ये 2 इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं, है ना? तो 2 कितना हो गया? +4, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन लिथियम के न्यूक्लियस से +1 पॉजिटिव चार्ज फील कर रहा है। क्लियर है? और ये वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, सेम थर्ड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से +4 पॉजिटिव चार्ज फील कर रहा है। चलो ऑक्सीजन से पूछ लेते हैं, ऑक्सीजन की टर्न आती है, तो Z माइनस S, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। इसी थर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, सपोज ये वही थर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद बढ़ा है 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से हम सिर्फ थर्ड इलेक्ट्रॉन को उठा के चल रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है? चलो इसको शील्ड कर, ये कोई हेल्प नहीं कर रहे इसको, ये न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स से शील्ड नहीं कर पा रहे, ये साइड बाय साइड बैठे हैं, सिर्फ ये 2 शील्ड कर रहे हैं अंदर वाले। तो 8 माइनस 2 कितना हो गया? +6।
यहां पे ये वाला इलेक्ट्रॉन +6 पॉजिटिव चार्ज फील कर रहा है, यानी व्हेन वी मूव फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़े। चलो उसके बाद क्या बढ़ा, इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम शेल में ऐड हो रहे हैं, ये सेकंड शेल, ये देखो इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में ऐड हुए हैं। चलो ठीक है, उसके बाद सेम शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो शील्ड नहीं कर पा रहे, यानी शील्डिंग इफेक्ट जो है वेरी वेरी पुअर। सेम शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक दूसरे को शील्ड नहीं कर पाएंगे, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको नहीं बचा पा रहा, ये इसको नहीं बचा पा रहा, ये आपस में एक दूसरे को शील्ड नहीं कर रहे। क्लियर है? अच्छा, बट प्रोटॉन बढ़ने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर क्या बढ़ता जा रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फील कर रहा था, यहाँ पे +4 पॉजिटिव चार्ज फील कर रहा है, यहाँ +6 पॉजिटिव चार्ज, इसी को तो जेड इफेक्टिव बोलते हैं। तो एक्चुअल में जो हमारा लास्ट शेल है उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना पॉजिटिव चार्ज फील कर पा रहा है। तो बेटा सेम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट बाय, सपोज इसको एक प्रोटॉन ले लो, 1 इलेक्ट्रॉन attracted by 1 proton, same this electron attracted by 4 proton, same this electron attracted by 6 proton। तो किस केस में इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस से अट्रैक्टिव पुल ज्यादा होगा, कौन इसको अपनी तरफ खींचेगा ज्यादा, कौन खींचेगा, ये तो खींच पाएगा इस इलेक्ट्रॉन को, ये वाला न्यूक्लियस +6 पॉजिटिव चार्ज से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो पास अट्रैक्ट करेगा तो अट्रैक्शन की वजह से साइज बढ़ेगा घटेगा, साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज, hence the atomic size decreases। तो एटम का साइज क्या होगा, डिक्रीज। आई होप ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो फाइनली लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, क्या क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ऐड इन सेम शेल, इलेक्ट्रॉन्स इन सेम शेल डज नॉट शील्ड और प्रोटेक्ट ईच अदर फ्रॉम द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पूरे चैप्टर में, आगे के रिमेनिंग चैप्टर में सुनोगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, ये दिखा दिया आपको, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दिखा दिया आपको। क्लियर है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटम का साइज कम हो जाएगा। तो एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव उतना छोटा एटम का साइज। क्लियर? इसी वजह से जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अलोंग द पीरियड जाते हैं, एटम का साइज छोटा हो जाता है। क्लियर? चलो क्लियर है? देखो, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल एटॉमिक साइज डिक्रीज, ये भी पढ़ा हमने, इतनी देर से ये पढ़े जा रहे हैं। क्यों? नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, अभी बताया, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ऐड इन सेम शेल व्हेन वी मूव इन सेम पीरियड में मूव करेंगे शेल सेम रहेगी, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, ये तो बड़ा शॉर्ट में लिखा, मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया कि क्यों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड हो रहे हैं, सिर्फ अंदर के 2 ही इलेक्ट्रॉन है, सबके लिए नहीं, ये सेकंड पीरियड के लिए बात है। थर्ड की बात करेंगे तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जो शील्ड करेंगे, थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेंगे अंदर के 2 शेल वाले इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, उनको 10 शील्ड करेंगे, तो वहां पे -10 लिखोगे। क्लियर है? इंक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि एटॉमिक साइज जो है जेड इफेक्टिव के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। साइज ऑफ नोबल गैसेस, ये एक्सेप्शन है, क्योंकि भाई लास्ट में तो नोबल गैस था ना, यहाँ पे चला लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, देन ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ये जो हमने बोला, ये ट्रेंड यहां तक इंप्लीमेंट हो रहा है फ्लोरीन तक, इस पे जाके फेल हो जाता है। तो ऐसा क्यों? इसका साइज तो सबसे छोटा होना चाहिए था। जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, एटम का साइज डिक्रीज हो रहा है, तो नियॉन का साइज तो स्मॉलेस्ट होना चाहिए था, बट फ्लोरीन और नियॉन को कंपेयर करें तो नियॉन का साइज बड़ा होता है। तो ऐसे कैसे बढ़ गया भाई? जब उन्होंने देखा कि एटॉमिक साइज नियॉन का बढ़ा रहा है, साइंटिस्ट ने देखा, यानी पहले देख ऑब्जर्वेशन होती है, उसके बाद कंक्लूजन होता है कि ऐसा क्यों हुआ, रीजन ढूंढा, बहुत सारे रीजन लगाए। तो मेन जो रीजन इंप्लीमेंट हुआ वो क्या हुआ कि क्या हो सकता है भाई, इसमें ना सारी ऑर्बिटल, सारी शेल, सब शेल फुली फिल्ड होती हैं, और वी नो दैट इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होती है, रिपल्शन। तो 2 इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, उनके बीच में रिपल्शन की बात करें, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन।
इलेक्ट्रॉन तो सभी में है, बट नोबल गैसेस में ऐसा क्या हुआ कि उनका साइज अलोंग द ग्रुप जा रहे हैं तो ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा, अलोंग द पीरियड जा रहे हैं ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि दे आर फुली फिल्ड, दे हैव फुली फिल्ड ऑर्बिटल। तो जो इलेक्ट्रॉन की बीच की रिपल्शन है वो मैक्सिमम होगी, रिपल्शन की वजह से दूर जाएगा, एटम का साइज बढ़ेगा कम होगा, तो रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो एक दूसरे को दूर भगाएंगे, है ना, तो एटम का साइज बढ़ जाएगा। दिस इज द रीजन, दिस इज द ओनली रीजन फॉर नोबल गैसेस। नोबल साइज ऑफ नोबल गैसेस आर लार्जर देन हैलोजन, हैलोजन यानी ग्रुप 17 मेंबर, एज ऑल ऑर्बिटल्स आर फुली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। किसके केस में? नोबल गैसेस के केस में। हैंस इंटर, ये रीजन है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक, दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन के बीच की रिपल्शन को इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बोलते हैं, वो मैक्सिमम रहेगी क्योंकि इसी के पास, नोबल गैसेस के पास अपने पीरियड में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी तो उसको ग्रुप 18 में डाला। क्लियर है? फुली फिल्ड है, उनकी ऑक्टेट, उनकी डुप्लेट सब कुछ कंप्लीट होती है, तो मैक्सिमम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन दूर दूर भागेंगे, तो साइज क्या होगा? इंक्रीजेस। Hence the atomic size of noble gases are larger than halogen. This is the reason. ठीक है? Clear? अच्छा, ये भी ध्यान रखो, for noble gases और inert gases atomic size जो है उसको van der Waals radius की टर्म में हम क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर? जो हमारी नोबल गैसेस है ना तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रही है, ना वो मेटल्स हैं, तो कोवेलेंट रेडियस भी नहीं आएगा, मेटेलिक रेडियस नहीं आएगा, है ना। नोबल गैसेस तो एटम की फॉर्म में है, तो एटम एटम के बीच में वीक अट्रैक्शन है, उसी वीक अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? नॉन बॉन्डेड, जो जुड़े नहीं हुए एक दूसरे के साथ, बॉन्ड नहीं बना रहे, उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसी को हम क्या बोलते हैं? वैन डर वाल्स फोर्स। तो नोबल गैसेस का जो एटॉमिक रेडियस है उसको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ वैन डर वाल्स रेडियस। क्लियर? चलो अलोंग द ग्रुप पढ़ेंगे। अलोंग द ग्रुप में क्या था? हमने लिया लिथियम, सोडियम, ऊपर हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, देन रुबीडियम, देन सी। ग्रुप 1 उठा लिया, ये ग्रुप 1 है। अब हम पढ़ रहे हैं कि हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, टॉप से बॉटम जा रहे हैं, तो साइज में क्या चेंज आएगा? चलो ये देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं इसको। क्लियर? चलो यहाँ पे ले लिया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम भी होता है, वो रेडियोएक्टिव, उसको लिखने की नीड नहीं है। तो जो प्रॉपर्टी है ना ट्रांजिएंट प्रॉपर्टी, उसमें हम नोबल गैसेस को हटा के, और जो हमारा 7th पीरियड है जिसमें रेडियोएक्टिव एलिमेंट है उनको हटा के तब पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो क्या करेंगे, देखो, जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन ऑल्सो इंक्रीज। चलो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं थोड़ी सी। इसका है 1, इसका 2,1, एटॉमिक नंबर 3, इसका 281, इसका 2881, क्लियर? फिर 288, 18, फिर 1, इस तरीके से जाएगा, फिर 18, फिर 1, इस तरीके से आएगा। तो क्या होता जा रहा है? सभी के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सबकी वैलेंसी सेम है, बट क्या है, देखो ये वैलेंस शेल से पहले एक शेल है, यहाँ पे 2 शेल हो गई, यहाँ 3 शेल हो गई, यहाँ 4 शेल हो गई, है ना। तो क्या लिखोगे व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप? नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जा रही है। ये अंदर वाली शेल क्या करती है? लास्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन से बचा रही है, तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। भाई देखो, इस इलेक्ट्रॉन को शील्ड करने के लिए अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इनर शेल नहीं है, इसको शील्ड करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसको शील्ड करने के लिए, बचाने के लिए, न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स से शील्ड करने के लिए यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, इसको शील्ड करने के लिए ये अंदर इनर इलेक्ट्रॉन्स है, इसको शील्ड करने के लिए वाले इनर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और बढ़ जाएंगे। तो जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, इनर शेल बढ़ने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट। और शील्डिंग इफेक्ट मतलब ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ये वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन, अगर अब आप देखो यहाँ पे, ये तो न्यूक्लियस के सबसे पास है, जितना पास न्यूक्लियस के होगा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा। इस इलेक्ट्रॉन के, मतलब इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में 4 शेल आ गई और ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को क्या करेंगे? न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स से इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? शील्ड करेंगे, सब में करेंगे, बट जो शील्डिंग इफेक्ट होगा, जो प्रोटेक्शन होगी, वो इस केस में ज्यादा होगी।
यानी ये जो है इन सभी केस में क्या करेगा, लेस अट्रैक्शन फील करेगा फ्रॉम न्यूक्लियस। अट्रैक्शन कम है तो दूर रहेगा, तो एटम का साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आल्सो इंक्रीज, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगी, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, एटम का साइज भी बढ़ेगा, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना ज्यादा एटम का साइज होगा। एंड व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? इनर शेल जो इलेक्ट्रॉन है, they protect the outer shell electron from the attractive force of nucleus is called shielding effect। जितने ज्यादा इनर शेल होंगी, इनर शेल इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना लास्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कम अट्रैक्शन फील करेगा, कम अट्रैक्शन की वजह से दूर जाएगा और एटम का साइज बढ़ जाएगा। अब क्वेश्चन अराइजेस कि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, एटम का साइज बढ़ गया, चलो ठीक है, बट जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस के अंदर भी तो प्रोटॉन बढ़ेंगे, बट जिस पावर से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है उस पावर से हमारा न्यूक्लियर मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज है वो नहीं बढ़ पाता। यानी इफेक्ट ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड एज कंपैरिजन टू न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर है? तो डाउन द ग्रुप वाले में आप शील्डिंग इफेक्ट से कंपेयर करोगे और लेफ्ट टू राइट वाले में आप न्यूक्लियर चार्ज से कंपेयर करोगे। तो बेटा न्यूक्लियर चार्ज क्या था? द नेट पॉजिटिव चार्ज फेल्ड बाय लास्ट इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? जिसको हम क्या हमने कैसे निकाला था? Z माइनस एस के फॉर्मूले से निकाल के आपको सॉल्व करके दिखाया था। अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन है उसमें Z इफेक्टिव निकालने के लिए आता है। क्लियर? लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें टीचर Z इफेक्टिव निकालने का नहीं देते, उसमें सिर्फ आपसे पूछेंगे, या सीबीएसई जो तुम्हारा एग्जाम होगा उसमें स्कूल जो एग्जाम है कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, टॉप से बॉटम आ रहे हैं, तो एटम के साइज पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और कैसे पड़ेगा। क्लियर? आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपको। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट। देखो, एज वी मूव डाउनवर्ड द ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियर चार्ज आल्सो इंक्रीज, Z इफेक्ट बढ़ता है, बट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज इज रिड्यूस्ड ड्यू टू स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। ये भी समझाया आपको। ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इनर शेल, हैंस एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। पॉइंट क्लियर है? डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ती है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा और साइज भी बढ़ेगा। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, ध्यान रखो, साइज बढ़ेगा। अगर Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो एटम का साइज डिक्रीज होगा। क्लियर? अब यहाँ पे फिर से एक्सेप्शन आ गया और ये आपका बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है। ये एक्सेप्शन आ गया यहाँ पे। क्या एक्सेप्शन है भाई? यहाँ पे गैलियम हैज स्लाइटली स्मॉलर साइज देन एल्यूमिनियम। अब ये कहां से आया? देखो, इसकी लोकेशन ढूंढते हैं पहले। क्या लोकेशन है पीरियोडिक टेबल में? यहाँ पे, चलो बोर्ड पे क्लियर करके समझाती हूँ। ये आपके दो ग्रुप यहाँ पे रफली समझाते हुए बेटा सुनो। ये हमने ग्रुप 13 ले लिया यहाँ पे, ठीक है? तो ये बोरॉन, एल्यूमिनियम और ये गैलियम। यहाँ पे जिंक, एटॉमिक नंबर 30 एंड दिस इज 31। क्लियर? और एल्यूमिनियम है 30। क्लियर? चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी एल्यूमिनियम की, एटॉमिक नंबर 30 क्या किया? 283। क्लियर है? अच्छा वो 31 है तो उसका क्या होगा? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। क्लियर? कितना हो गया? 16। और अच्छा अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन भी फिल हुए हैं। 18 ये हमारा सेकेंड शेल, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो फर्स्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, फिर इसमें 8, फिर इसमें 18। क्लियर है? तो यहाँ पे 2 8 8, यहाँ पे तो तुम्हारा क्या हुआ? 13 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन है। अगर वैसे शेल वाइज करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 then 4p1। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गैलियम की है बेटा। क्लियर? 3p1। चलो एल्यूमिनियम के कर लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2, दिस इज 3p1।
अब डिफरेंस चेक करो, हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जब बोरोन से गैलियम जा रहे हैं साइज बड़ा होना चाहिए, क्योंकि डाउन द ग्रुप एटम साइज बढ़ता है। तो अकॉर्डिंग टू अस साइज ऑफ गैलियम इज बिगर देन एल्यूमिनियम, ये होना चाहिए, बट होता नहीं है। चेक करेंगे क्यों, होता क्या है, साइज ऑफ गैलियम इज स्मॉलर, गैलियम का साइज छोटा हो जाता है एल्यूमिनियम से, दिस इज करेक्ट। तो एक्सेप्शन हमें लर्न करने पड़ेंगे। चलो हुआ क्या, क्या चेंज आया, यहाँ पे P1 है, ये P1 है, 4P1, इस 4P1 से पहले 3d ऑर्बिटल भरा है। अब शील्डिंग जो इफेक्ट है ना, हमने इनर शेल का तो पढ़ लिया कि जितनी ज्यादा इनर शेल होंगी उतना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा। ऑर्बिटल्स का पढ़ते हैं। अच्छा, ऑर्बिटल हम कंसीडर करते हैं एसपीडीएफ, एक आपके पास थिक क्लॉथ, मतलब पीस ऑफ क्लॉथ है, मोटे वाला कपड़ा, जिसमें इधर से उधर देख रहे हैं तो विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो, उसको मान लो आप एस ऑर्बिटल। अच्छा, उससे थोड़ा पतला कपड़ा ले लो, जो फैब्रिक का पतला ले लो, तो हल्की फुल्की विजिबिलिटी होगी, यानी एक तरफ न्यूक्लियस को एज्यूम करो और उस फैब्रिक के दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन को एज्यूम करो, तो पी ऑर्बिटल जब आया तो विजिबिलिटी थोड़ी सी होगी, थोड़ी सी अट्रैक्शन बढ़ेगी, है ना। अच्छा, डी ऑर्बिटल जो है नेट वाला फैब्रिक ले लो, तो विजिबिलिटी प्रॉपर हो गई, थोड़ा बहुत मतलब जो है कम है लेकिन विजिबिलिटी प्रॉपर हो गई। एफ ऑर्बिटल हो, सिर्फ बाउंड्री ले लो, बीच में से कपड़ा गायब है, वो एफ ऑर्बिटल हो गया। तो इन चारों के केस में अगर मैं बोलूं ये फैब्रिक पीस है और यहाँ पे न्यूक्लियस और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो अट्रैक्शन किस केस में ज्यादा होगी, एफ के केस में ज्यादा होगी, है ना। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किस केस में जाओगे, एफ में, उसके बाद किस में होगी, डी में, उसके बाद किस में होगी, पी में, और सबसे लीस्ट किस में होगी। ये अट्रैक्शन है, किसके बीच की अट्रैक्शन, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच की अट्रैक्शन। न्यूक्लियस में कौन, प्रोटॉन, यानी एफ इलेक्ट्रॉन सबसे, अगर यहाँ पे एफ ऑर्बिटल है, ये एफ ऑर्बिटल है, तो एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को, आउटर इलेक्ट्रॉन को अच्छे पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफर करता है, इतना अच्छे से शील्ड नहीं कर पाता। और सबसे बेस्ट जो शील्डिंग इफेक्ट रहेगा वो एस ऑर्बिटल, क्योंकि एस ऑर्बिटल सिमेट्रिकल होता है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल, तो इसके थ्रू जो शील्डिंग इफेक्ट होता है इज स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी गुड, वेरी, जो एस ऑर्बिटल है ऑफर वेरी गुड शील्डिंग इफेक्ट एज कंपेरिजन टू पी, एज कंपेरिजन टू डी एंड एफ। तो डी और एफ का याद रखो, पुअर शील्डिंग इफेक्ट रहेगा, और वो इनकी शेप की वजह से है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये 4p1 का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है जब ये फिल हुआ, तो इससे पहले 3d ऑर्बिटल भरा है। अब जो डी ऑर्बिटल है वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफर करता है, जिसकी वजह से ये लास्ट 4p1 इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बचा नहीं पाएगा। तो 4p1 अट्रैक्शन में जाएगा तो एटम का साइज क्या होगा, रिड्यूस, तो हेंस द साइज ऑफ गैलियम इज स्मॉलर देन एल्यूमिनियम, क्योंकि यहाँ पे जब इस ग्रुप में है तो गैलियम ही पहला मेंबर था जिसमें डी ऑर्बिटल फिलिंग स्टार्ट हुई थी बिफोर दिस 4p1। एल्यूमिनियम में 3d ऑर्बिटल है ही नहीं, इन्वॉल्व नहीं है, इनर शेल के अंदर 3d ऑर्बिटल नहीं है। तो अगर इनर शेल में डी और एफ ऑर्बिटल रहेगा तो वो लास्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से लास्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन में जाएगा और एटम का साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो ड्यू टू दैट रीजन ओनली द साइज ऑफ गैलियम इज स्मॉलर एज कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम। होना क्या चाहिए था, अगर जनरल ट्रेंड हम फॉलो करेंगे तो हम क्या लिख के आते कि साइज ऑफ गैलियम इज बिगर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम, है ना। तो एक्सेप्शन हमें लर्न रखने हैं और माइंड में फिट करने हैं कि यहाँ पे एक्सेप्शन है, रटना नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना जब भी तुम्हें आए ना कि मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है, और फिर वहां से उस कॉन्फ़िगरेशन से ढूंढना कि ऐसा क्या चेंज है दोनों में से या दोनों के अंदर जिसकी वजह से इसमें डिफरेंस आ रहा है। तो गैलियम में 4p1 से पहले 3d ऑर्बिटल फिल हुआ है, और 3d मतलब d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल ऑफर पुअर शील्डिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से जो 4p1 है वो न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स से बच नहीं पाएगा, अट्रैक्शन होगी, न्यूक्लियस के पास आएगा तो एटम का साइज डिक्रीजेस। आई होप क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक आपको। चलो नेक्स्ट, कैटायन और एनायन का साइज। चलो पहले ये समझते हैं कैटायन और एनायन का साइज कैसे है। देखो कैटायन बनता कैसे है, मालूम बात करें, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, शेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन 281। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैटायन विल फॉर्म एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 281। इसके पास 3 शेल्स हैं, इसके पास 2 शेल है। तो पहला केस कैटायन का पढ़ रहे हैं, सिर्फ कैटायन का बेटा, पहले कैटायन, ठीक है।
तो फर्स्ट केस कैटायन, समटाइम इट में हैपन, हमेशा नहीं, कुछ ही एटम के केस में ऐसा होगा, तो ये वाला रीजन सभी जगह इंप्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन कुछ केस में होगा। कई बार ऐसा होता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कराते हैं किसी भी एटम से, या कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है टू बिकम स्टेबल, तो पूरी शेल क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। देखो यहाँ पे 3 शेल्स थे, यहाँ पे 2 रह गई, तो नंबर ऑफ शेल डिक्रीजेस, तो साइज ऑल्सो डिक्रीजेस, शेल ज्यादा साइज ज्यादा, और वो शील्डिंग इफेक्ट का रीजन आएगा सारा। क्लियर? तो साइज ऑफ Na+ इज स्मॉलर, Na+ का साइज क्या होगा, छोटा होगा देन सोडियम, बट ये हर जगह तो नहीं होगा ना। चलो सेकेंड रीजन ढूंढते हैं बेटा, क्या रीजन है। देखो यहां पर 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, एक जनरल वे में बात कर रहे हैं कि यहां पर हम देखें तो 1:1 का रेशो है। अगर नॉर्मली देखें तो हर एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए 1 प्रोटॉन इज देयर, है ना, सिंपल वे, बिल्कुल सिंपल वे में समझा रही हूं। अच्छा यहां पे क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन तो डिक्रीज हो गए एंड प्रोटॉन रिमेन 11। अगर हम बात करें 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन की, तो 1:1 रेशो है, बट 1 प्रोटॉन इज मोर टू अट्रैक्ट दीज 10 इलेक्ट्रॉन। विद 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए 10 प्रोटॉन है, तो 1:1 का रेशो आएगा। बट प्रोटॉन क्या होंगे, ज्यादा हो गए, एक प्रोटॉन ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पास आ जाएंगे, साइज डिक्रीज हो जाएगा। ये तो सिर्फ लॉ समझा है, बट एक्चुअल क्या है देखो, जिसको हम Z इफेक्टिव बोलते हैं, ध्यान से देखना बेटा। Z इफेक्टिव क्या फॉर्मूला था, Z-S, इसका निकाल रहे हैं पहले, लास्ट इलेक्ट्रॉन ये है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर 11। क्लियर? ये वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन, उसको शील्ड करने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना हो गया, +1, यानी सोडियम के अंदर Z इफेक्टिव कितना रहेगा, इस लास्ट इलेक्ट्रॉन पे +1, यानी दिस लास्ट इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय +1 यूनिट चार्ज। क्लियर है? Na+ में निकालते हैं, ध्यान दो, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z-S, एटॉमिक नंबर रिमेन सेम, नंबर ऑफ शील्डेड इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, देखो ये सेंटर में न्यूक्लियस, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन। मान लो हम इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो ये इसको शील्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो 7 इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं कर पा रहे, ओनली दीज 2 इलेक्ट्रॉन एक्ट एज शील्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो -2 +9 पॉजिटिव चार्ज, यानी सेकेंड शेल के हर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से +9 पॉजिटिव चार्ज फील कर रहे हैं, और इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से +1 पॉजिटिव चार्ज फील कर रहा है। तो Z इफेक्टिव किस केस में ज्यादा है, Na+ के केस में ज्यादा है। जितना ज्यादा Z इफेक्टिव उतना छोटा साइज। पॉइंट क्लियर? दोबारा सुनो, जब सोडियम से सोडियम कैटायन बना आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसकी पूरी शेल गायब हो गई, नंबर ऑफ शेल डिक्रीज होने से एटम का साइज या कैटायन का साइज डिक्रीज हो जाएगा। इस पॉइंट को आप हर जगह नहीं ले सकते, कुछ केसेस में फिट होगा, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैसे? जब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया एंड फॉर्म किया सोडियम कैटायन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो डिक्रीजेस, नंबर इलेक्ट्रॉन भी डिक्रीज हुए भाई, प्रोटॉन रिमेन सेम। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इन कैटायन प्रोटॉन्स आर मोर एज कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। Z इफेक्टिव बढ़ गया, इसका अभी शो किया आपको Z इफेक्टिव, देखो यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है और इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ये तो +1 से अट्रैक्ट हो रहा है, और ये वाला इसका इलेक्ट्रॉन +9 से अट्रैक्ट हो रहा है, तो अट्रैक्शन किस केस में ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है इसमें ज्यादा होगी। तो एटम का साइज किस केस में छोटा होगा, इस केस में छोटा होगा। पॉइंट क्लियर? तो व्हेन वी फॉर्म कैटायन, या व्हेन सोडियम लूज इट्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन, नंबर ऑफ शेल डिक्रीजेस, साइज ऑफ सोडियम डिक्रीजेस, सोडियम प्लस कैटायन डिक्रीज। अच्छा, सेकेंड एंड मेन रीजन इज कि जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाता है, तो उसमें प्रोटॉन्स आर मोर एज कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन, Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा, एटम का साइज या कैटायन का साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो बिल्कुल क्विक रिवीजन के लिए, जब भी प्रोटॉन ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन से, Z इफेक्टिव ज्यादा लिख दोगे। अगर प्रोटॉन ज्यादा है, जहां जिस भी केस में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे, Z इफेक्टिव ज्यादा रहेगा। Z इफेक्टिव ज्यादा रहेगा तो एटम का साइज डिक्रीज हो जाएगा, हेंस द साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम। अपने पेरेंट एटम से कैटायन का साइज छोटा रहेगा। अब एनायन की बात करते हैं।
मान लो फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉन गेन किया 1 और बन गया फ्लोराइड। इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है और 9 ही प्रोटॉन है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गए 10 और प्रोटॉन रह गए 9। क्लियर? तो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टू फॉर्म एनायन, प्रोटॉन आर लेस देन इलेक्ट्रॉन। मैंने बोला प्रोटॉन ज्यादा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, प्रोटॉन कम तो जेड इफेक्टिव कम, जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस, जेड यानी प्रोटॉन कम होने की वजह से जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, लेस पॉजिटिव चार्ज फील करेंगे। तो जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज या साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव और साइज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो क्या लिखोगे, व्हेन एन एटम gains an electron to form anion, protons are less as comparison to electron। देखो प्रोटॉन कम इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, ड्यू टू विच जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस, साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेस। तो कैटायन, मान लो हमने बात की पेरेंट, मान लो ए है, ए प्लस है और ए माइनस, ये पेरेंट एटम है, ये इसका कैटायन और ये इसका एनायन। अगर साइज में तुम्हें अरेंज करना है तो सबसे बड़ा साइज होगा एनायन का, फिर पेरेंट एटम का, और सबसे छोटा साइज होगा कैटायन का। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, इसको हमेशा रिमेंबर रखना है, याद रखना है इसको हमेशा। क्लियर है? तो करते हैं क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ये सारा वही लिखा है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। चलो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, चैप्टर 2 में पढ़ के आए हो। आइसो मतलब सेम इलेक्ट्रॉनिक, सेम इलेक्ट्रॉन। वो स्पीशीज कैटायन एनायन न्यूट्रल कुछ भी हो सकती है, बट दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उनको हम बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इन सभी के पास, इन कैटायन, न्यूट्रन, मतलब ये न्यूट्रल है ना नियॉन, और ये एनायन, सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है ना। तो उसको साइज में अरेंज करना है, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज। हमेशा माइंड में रखो, हाइयर द नेगेटिव चार्ज बिगर विल बी द साइज। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज, बीच में आ जाएगा न्यूट्रल। तो N3 का साइज सबसे बड़ा होगा और एल्यूमिनियम 3 का साइज सबसे छोटा होगा। क्लियर है? तो हाइयर द पॉजिटिव चार्ज, क्या याद रखोगे, हाइयर द पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, हाइयर पॉजिटिव चार्ज, smaller will be the size, smaller will be the size। clear? higher negative charge, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना साइज लार्जर रहेगा। इस पॉइंट को याद रखोगे। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। कैटायन के केस में देखो, कैटायन के केस में जेड इफेक्टिव बढ़ता है, ये कैटायन के केस में जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और एनायन के केस में जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा, और जेड इफेक्टिव एटॉमिक साइज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेफिनेशन भी आती है एग्जाम में, टीचर डेफिनेशन भी देती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी? एंथैल्पी मतलब एक टाइप की एनर्जी, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज एंथैल्पी। जो सिस्टम के अंदर हीट की बात करते हैं उसी को हम एंथैल्पी बोलते हैं। क्लियर है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी? मान लो ये सोडियम, क्लियर, ये इसकी 3 शेल और इसके पास है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे और ये इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इसको स्टेबल होना है। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन में है, तो ये लास्ट इसका 11th इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन में है। क्लियर है? तो भाई अट्रैक्शन है तो अपने आप तो फ्री होगा नहीं, तो इस अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, क्लीव करने के लिए एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन एटम, क्योंकि वो डिपेंड करेगी एटम टू एटम, है ना। The amount of energy required by an atom to remove its last loosely bound electron
क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के पास होगा उतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी, जितना दूर होगा उतना वो लूजली बाउंड होगा, लूजली हेल्ड होगा। पहले बेटा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अंदर के इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, पहले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट होगा, है ना, आयनाइज होगा। तो जब भी कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो जिसको डेल्टा आई एच से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर है, और सिंपल आई ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट loosely bound electron from an what is the meaning of isolated gaseous atom? अब इसकी बात करते हैं, आइसोलेटेड गैसियस एटम की बात करेंगे। देखो क्या होगा, ये एक लैटिस है और इसमें बहुत सारे सोडियम के एटम है। ये आपको पता है सोडियम मेटल है तो कर्नल्स की फॉर्म में होंगे। चलो कोई नहीं, हमने सोडियम एटम ले लिए ऐसे। अब इसका इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्लियर, कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहां से इसका इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्लियर। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने नेबरिंग एटम से भी अट्रैक्शन में होगा, इसके साथ भी अट्रैक्शन में होगा, इसके साथ भी अट्रैक्शन, और ये 3D है तो और भी इसको सराउंड कर रखे होंगे एटम, और एटम का साइज बहुत छोटा होता है तो बहुत सारे सेवरल एटम्स आर देयर। तो निकालना ये इस एटम से, इस वाले सोडियम से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना था, तो जो इसकी अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हम एनर्जी देंगे उस एनर्जी को आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। बट दिस इलेक्ट्रॉन जो कि हम बोल रहे हैं सोडियम का लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, वो लैटिस में अपने नेबरिंग एटम से भी अट्रैक्टेड है। तो पहले में इन सबकी अट्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा, क्लीव करना पड़ेगा, तब जाके आप इसके अट्रैक्शन को रिमूव करोगे, ओवरकम करोगे, तब जाके इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आयनाइज होगा, इजेक्ट होगा, निकलेगा, है ना। तो क्या एक्यूरेट डाटा आएगा, मान लो एटम कॉर्नर में प्रेजेंट है, वहां पे वो सिर्फ 70 एटम से सराउंड है, बल्क में सेंटर में है वहां पे वो 1000 एटम से सराउंड है। पॉइंट समझ पा रहे हो। तो हर बार डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगी, है ना। तो क्या करते हैं, पहले इसको हीट करते हैं। अब ये तो सॉलिड था ना, हीट करेंगे, हर एटम के बीच की अट्रैक्शन को तोड़ेंगे और इसको वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे, गैसियस एटम में कन्वर्ट करेंगे। तो गैसेस में एटम फ्री होते हैं या वैसे फ्री आते हैं, अलग अलग हो जाएंगे, आइसोलेटेड मतलब अलग अलग हो जाएंगे। अब इस सोडियम का जब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी दोगे तो इसी इलेक्ट्रॉन की आएगी, इसी एटम की आएगी, क्लियर है। इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से जब आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाओगे तो उसे जो एनर्जी आप दोगे इज एक्यूरेट आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्लियर। यानी अगर हम लैटिस फॉर्म में लेते हैं, सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे अदर नेबरिंग एटम से भी क्या होगा, अट्रैक्टेड होगा, जिसकी वजह से हम जो रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी का वो ज्यादा होगा। वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड ना, उन सबको सब में से फ्री करने में तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट भी ना हो, तो क्या करते हैं, पहले इसको हीट करते हैं, इसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, वो आप चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे, इसी में आगे जाके चैप्टर 5 में। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वो एनर्जी जो हम किसी भी सॉलिड को दे रहे हैं उसको आइसोलेटेड गैसियस एटम में कन्वर्ट करने के लिए। तो पहले इसको हीट करोगे और इनको आइसोलेटेड गैसियस एटम में कन्वर्ट करोगे। अब जो हीट दोगे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उस हीट को, उस एनर्जी को हम बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्लियर है। यूनिट क्या रहेगी, किलोजूल पर मोल, और ये इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ये मेटल देखो गैस में लिखा है, मेटल तो सॉलिड होता है ना, बट उसको गैस में बदलना है पहले। गैस में एटम एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं तो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स पे इतनी अट्रैक्शन नहीं होती। ये डेल्टा आई एच एंथैल्पी, यानी वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तुम दे रहे हो, कैटायन बनेगा वो भी गैस में बनेगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। आई होप आयनाइजेशन एंथैल्पी की एग्जैक्ट डेफिनेशन पता चल गई होगी। आइसोलेटेड गैसियस एटम का यूज करना है, एग्जाम में आता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम? अभी बताया आपको कि अगर तुम क्रिस्टल लैटिस की बात कर रहे हो और इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करवाने के लिए एनर्जी दे रहे हो, तो वो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बहुत सारे सोडियम एटम से सराउंड है ना।
तो उसको निकालना मतलब इतना उसको निकालने के लिए हमें बहुत क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो डाटा आएगा इट इज नॉट एक्यूरेट, तो हमें क्या करना है, पहले उसको किसमें बदलना है, आइसोलेटेड गैसियस एटम में बदलना है। उसके बाद जो हम एनर्जी देंगे इज एक्यूरेट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ दिस एटम। पॉइंट क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, अब ट्रेंड्स पढ़ेंगे। अच्छा, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। अभी तो हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, मान लो अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, एटॉमिक नंबर 12, क्लियर है? अब इसकी शेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन 282। अब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो एक साथ थोड़ा ना करेगा, पहले मैग्नीशियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और Mg प्लस बन गए, गैसियस स्टेट में रहेगा और ये भी गैसियस स्टेट में ही लेना है बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये Mg प्लस अपना दूसरे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड बिकम Mg2 प्लस। तो यहां पे जो एनर्जी देंगे इज डेल्टा IH1 एंड दिस इज डेल्टा IH2। आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, वो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए दिया इज डेल्टा IH2। क्लियर? दिस इज डेल्टा IH2। दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव, यानी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove first, second, third and so on electron from an atom. Clear? Required to remove first, second, third etc electron from an isolate, ये तो common रहेगा, isolated gaseous atom are called successive ionization enthalpies. This is important. Successive ionization enthalpies are always higher. Why higher? हमेशा ज्यादा रहेगी। कैसे? ये वाला एग्जांपल देख लो भाई, यहाँ पे मैग्नीशियम इस Mg के पास, जो Mg है इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन थे एंड 12 प्रोटॉन थे। क्लियर? ये बन गया Mg प्लस। Mg प्लस के पास इलेक्ट्रॉन रह गए 11, प्रोटॉन रिमेन 12। क्लियर? जहां पे प्रोटॉन ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, Z इफेक्टिव ज्यादा रहेगा और साइज रहेगा छोटा। क्लियर है? यहां पे देखो दोनों के कंपैरिजन में, यहां प्रोटॉन्स आर मोर, Mg प्लस के केस में प्रोटॉन्स आर मोर, तो कंपैरेटिव टू मैग्नीशियम Z इफेक्टिव किसमें ज्यादा होगा? कैटायन में, इसमें Z इफेक्टिव ज्यादा होगा। तो Mg का साइज जो है, Mg प्लस का साइज इज स्मॉलर देन Mg। ये तो भी किया था ना, कैटायन का साइज छोटा है, यानी जब मैग्नीशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाता है तो उसका साइज छोटा हो जाता है। And it is difficult to remove electron from the small size cation. भाई छोटे साइज कैटायन में से इलेक्ट्रॉन, भाई छोटा साइज है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ गया ना, जिस इलेक्ट्रॉन को आप निकालना चाह रहे हो वो न्यूक्लियस के पास आ गया, तो उसको निकालना डिफिकल्ट हो गया। जब मैग्नीशियम Mg प्लस बना, उसका 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, आपने जो एनर्जी दी उसको हमने बोल दिया डेल्टा IH1। बट जैसे 1 इलेक्ट्रॉन निकला, जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकला, Mg प्लस इज फॉर्म, Mg प्लस बन गया। Mg प्लस में Z इफेक्टिव कंपैरेटिव टू Mg ज्यादा है, Mg प्लस का साइज छोटा है, तो स्मॉल साइज कैटायन का जो इलेक्ट्रॉन है जिसे आप निकालना चाह रहे हो इज क्लोज टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास होगा, कंपैरिजन इसके साथ करना है, उसके पास होगा, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस सेकंड इलेक्ट्रॉन। पॉइंट क्लियर? तो डेल्टा IH2 इज हायर देन डेल्टा IH1। क्लियर? मान लो एल्यूमिनियम की बात करें, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो Mg2 प्लस बन गया, या M2 प्लस, M ले लेते हैं मेटल जर्नल, तो जैसे एल्यूमिनियम ले लेते हैं, एल्यूमिनियम 2 प्लस बना। एक है हमारे पास एल्यूमिनियम, वो पहले बनेगा Al प्लस, फिर बनेगा सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद Al2 प्लस, फिर थर्ड निकलेगा तो Al3 प्लस। जब एल्यूमिनियम में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे Al प्लस बन जाएगा, जो एनर्जी देंगे डेल्टा IH1। Al प्लस का साइज छोटा हो गया, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इसके कंपैरिजन में डिफिकल्ट। क्लियर है? तो इसमें लार्ज अमाउंट एनर्जी दोगे। अब इसका साइज इन तीनों में सबसे छोटा हो गया, हायर द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर विल बी द साइज, अभी पढ़ा बैक है ना, तो इसका साइज और छोटा हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के क्लोज आ गया, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना और डिफिकल्ट हो गया, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो कौन सी ज्यादा होगी? डेल्टा IH3 is more than that of delta IH2 than delta IH1, यानी successive ionization enthalpies are always higher, successive ionization enthalpies हमेशा क्या रहेंगी? ज्यादा रहेंगी। क्लियर है? चलो
फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक साइज, जितना बड़ा एटम का साइज उतना इजीली से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एक तो ये छोटा साइज है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, एक बड़ा साइज है, यहां से निकाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा उतना इजीली से निकलेगा। तो एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एंथैल्पी एक दूसरे के इनवर्सली, जितना बड़ा साइज उतनी कम आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी, जितना बड़ा एटम का साइज उतना इजीली से निकलेगा, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, जहां डिफिकल्टी से निकलेगा ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर? अच्छा नेक्स्ट देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा Z इफेक्टिव होगा, जितना ज्यादा Z इफेक्टिव उतना एटॉमिक साइज छोटा होगा, जितना एटम का साइज छोटा होगा उतना इलेक्ट्रॉन पास होगा न्यूक्लियस के, उतना डिफिकल्टी से निकलेगा, उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी रहेगी। क्लियर है? तो यहां से क्या आ गया, देखो ये Z इफेक्टिव ज्यादा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा। तो के सेकंड में क्या लिखोगे, Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी, जितना ज्यादा Z इफेक्टिव उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, थर्ड फैक्टर, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड। मतलब अभी चैप्टर 2 में तुम पढ़ के आए हो, ये p ऑर्बिटल बना दिया उन्हें 2p ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। ठीक है, फिर से p ऑर्बिटल बनाया, हर शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, हर सब शेल के अंदर, हमारे ऑर्बिटल के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? इसको बोलते हैं फुली फिल्ड। तो आपने चैप्टर 2 में लास्ट टॉपिक पढ़ा है कि फुली फिल्ड ऑर्बिटल एंड एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आर मोस्ट स्टेबल, इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये स्टेबल है। बेटा कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज क्यों कर रहा है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए कर रहा है, वो ऑलरेडी स्टेबल हैं और आप उनमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो आप फोर्सफुली निकालोगे ना, तो जहां भी फोर्सफुली काम करोगे एनर्जी इज ऑलवेज गिवन, एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। तो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है एज ए ऑलरेडी स्टेबल, दे आर ऑलरेडी स्टेबल, वो ऑलरेडी स्टेबल है और आप उनको डिस्टेबलाइज कर रहे हो, है ना, तो जबरदस्ती निकालोगे, खुद नहीं लूज करेंगे, तो आप फोर्सफुली निकालोगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी रिक्वायर्ड इज हाई। अगर फुली फिल्ड और एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है भाई, जितनी ज्यादा इनर शेल होंगी, अब ध्यान से देखना, जितनी ज्यादा इनर शेल उतना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन दूर रहेगा। भाई हमने पढ़ा ना, टॉप से बॉटम जाते नंबर ऑफ शेल बढ़ती है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, साइज बढ़ जाता है। तो सिमिलरली अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर रहेगा और वो इजिली से निकल जाएगा क्योंकि उस पर अट्रैक्शन कम रहेगी। तो शील्डिंग इफेक्ट अगर ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड इज वेरी लेस, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। शील्डिंग इफेक्ट अगर ज्यादा है, इंक्रीजेस, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। क्लियर है? एज द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द इनर शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, अभी बताया जितनी ज्यादा अंदर वाली शेल्स होंगी, इनर शेल्स होंगी, उतना लास्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से वीक, मतलब क्या होगा, लूजली हेल्ड होगा, तो लेस अमाउंट एनर्जी पे निकल जाएगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। क्लियर? पेनिट्रेशन इफेक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट? सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट एस का होता है, देन पी, देन डी और देन एफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट? जो एस ऑर्बिटल होता है उसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, सिमेट्रिकल होती है, उसकी जो एबिलिटी है वो हमेशा न्यूक्लियस के पास मिलने की है ना। जो एस, अब जो भी शेल देखोगे, कोई भी शेल उठाओ, अपने शेल वाइज ऑर्बिटल वाइज भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की 1s 2s 2p इस तरीके से की ना, तो एस ऑर्बिटल हमेशा न्यूक्लियस के पास होता है, यानी वो पेनिट्रेट करके न्यूक्लियस के पास पहुंचता है। तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होगा, एस का होगा। अच्छा अब मान लो आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, बात करें हम बेरिलियम की और बात करें बोरोन की। चलो एग्जांपल से समझाती हूँ, पेनिट्रेशन इफेक्ट को एग्जांपल से समझते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी में, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, बोरोन एटॉमिक नंबर 5, तो 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1, ये फर्स्ट शेल फुली फिल्ड, फर्स्ट शेल फुली फिल्ड, इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है, इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है, इलेक्ट्रॉन हमेशा लास्ट निकलेगा। क्लियर? बेरिलियम में से जो इलेक्ट्रॉन निकालोगे वह एस निकालोगे, एस ऑर्बिटल से,
बोरॉन में जो इलेक्ट्रॉन निकालोगे पी से निकालोगे, एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होता है, दोनों सेकंड शेल है, दोनों ही सेकंड शेल से बिलोंग कर रहे हैं, बट यहां पे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो एस ऑर्बिटल से निकलेगा, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पी ऑर्बिटल से निकलेगा, एज द पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ एस ऑर्बिटल इज हायर देन पी, यानी एस ऑर्बिटल पेनिट्रेट करके न्यूक्लियस के पास जाएगा, तो एस इलेक्ट्रॉन्स पर, एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होती है, तो एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है एज कंपैरिजन टू पी, तो एस में से निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, एज द पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ एस इज हाई, एस ऑर्बिटल पेनिट्रेट करके न्यूक्लियस के पास पहुंचता है, इट जनरली फाउंड नियर टू द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से एस के इलेक्ट्रॉन, एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन फील मोर अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस, है ना, दे आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय न्यूक्लियस, तो उनको निकालना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, हेंस द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एस यानी बेरिलियम इज हायर देन दैट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरोन। ये एक्सेप्शन केस है, क्यों बोला एक्सेप्शन केस, अगर हम जनरल ट्रेंड फॉलो करते हैं एटॉमिक साइज के बेसिस पर, तो बेरिलियम से बोरोन जा रहे हैं अलोंग द पीरियड, तो बोरोन का साइज छोटा होता है, तो छोटे साइज में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट, तो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, बट होती किसकी है, बेरिलियम, एंड द रीजन इज पेनिट्रेशन इफेक्ट, कि बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, क्योंकि बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एस ऑर्बिटल एंड एस ऑर्बिटल आर फाउंड नियर टू द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एस ऑर्बिटल फील मोर अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड स्ट्रांगली हेल्ड बाय न्यूक्लियस, जो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, जिसकी वजह से उनको निकालना डिफिकल्ट है, तो ह्यूज अमाउंट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज हायर देन दैट ऑफ बोरोन। क्लियर, चलो यही सब कुछ इसमें लिखा है। इफ द पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर, अगर पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है तो न्यूक्लियस के पास होगा और उसके इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली हेल्ड होंगे, आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी हाई, ये तो बताया अभी सारा कि एस ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होता है तो वो न्यूक्लियस के पास मिलेगा, उसके इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होगी, वो स्ट्रांगली हेल्ड होंगे, तो उनको निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड इज हाई, विल बी हाई। क्लियर, चलो आज का लास्ट टॉपिक, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंड एंथैल्पी अलोंग द पीरियड। अब बेटा एटॉमिक साइज तक का तो हमने कर लिया, उसके आगे मैंने बोला था सिर्फ एक एक लाइन बढ़ानी है, तो अब पीरियड और ग्रुप में करते हैं, चलो समझते हैं क्या करेंगे। हमने लिया लिथियम या बेरिलियम, बोरॉन, और ये चले गए हम फ्लोरीन पर। क्लियर है, यहाँ पे आ गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम। क्लियर, इसको बोल रहे हैं अलोंग द पीरियड, तो पीरियड में चेक करते हैं, पहले पीरियड में चेक करेंगे। जब हम लेफ्ट टू राइट गए एटम का साइज डिक्रीज, तो एटम का साइज डिक्रीज हो जाता है, छोटे साइज का लास्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा, उस पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो आउट ऑफ लिथियम और फ्लोरीन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज हाई एज इट्स साइज इज स्मॉल, यानी जितना छोटा साइज उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही डिफिकल्ट, तो व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट और अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है, अच्छा अब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, एटम का साइज बढ़ेगा, सीजियम का साइज बढ़ा है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, लास्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है तो लेस अमाउंट, लेस अट्रैक्शन जो फील कर रहा है न्यूक्लियस से, तो उसको रिमूव करने के लिए लेस अमाउंट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन इजीली से निकल जाएगा, इट इज इजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बिग साइज एटम एंड इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्मॉल साइज एटम। इस चीज को ध्यान रखो हमेशा बेटा, जितना पास होगा इलेक्ट्रॉन उतनी अट्रैक्शन फील करेगा, उतना ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन। क्लियर, तो डाउन द ग्रुप शेल बढ़ने की वजह से एटम का साइज बढ़ेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन इजीली से निकलेगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। क्लियर है, चलो देख लो
व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीज, वो पूरा एटॉमिक साइज तक आप बता दोगे शॉर्ट में कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एड इन सेम शेल, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को शील्ड नहीं कर पाते फ्रॉम द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियर, जेड इफेक्टिव बढ़ गया है ना, ड्यू टू विच एटॉमिक साइज ऑल्सो, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. इट इज difficult to remove electron from small size atom, hence ionization enthalpy increases. डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो क्या बोलोगे, डाउन द ग्रुप में क्या बोलोगे, डाउन द ग्रुप में बोलोगे जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं नंबर ऑफ शेल बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से एटम का साइज बढ़ेगा, तो इट इज इजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बिग साइज एटम, हेंस आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस. तो यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी. एग्जाम में इतना लिख के आना है, अगर ट्रेंड आ जाता है, वेरिएशन आ जाती है along the group along the period. ठीक है, तो इसके नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा नेक्स्ट क्लास में वो हमारा रहेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और एक बहुत स्मॉल टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, एंड एक छोटा सा टॉपिक है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट. क्लियर है, वो छोटे छोटे टॉपिक है. तो मेन हमारे दो मेजर टॉपिक रह जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. क्लियर है, तो बेटा हमेशा पढ़ाई करें, हमेशा मोटिवेटेड रहे और चैप्टर को इंटरेस्ट लेके पढ़े. हमें कई बार फील होता है कि चैप्टर बोरिंग है, लेकिन जब हमें समझ आने लगता है तो हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है. तो छोटा छोटा करके पढ़े, थोड़ा थोड़ा टॉपिक पढ़े और कंसेप्ट को क्लियर करें, उसको रटे नहीं, जब तक वो टॉपिक समझ ना आ जाए उसको पढ़ते रहें, उसमें अपने एफर्ट्स डालें बेटा, उसको समझने की कोशिश करें. फिर भी अगर कोई डाउट आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपकी डाउट क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगी. थैंक यू.